माइंड वॉल्ट हिंदी में ये कहानी किसी अनाउंसमेंट से शुरू नहीं होती, बल्कि उस खामोशी से शुरू होती है जो अक्सर रात के बहुत बाद आती है, जब शहर सोने का नाटक कर रहा होता है लेकिन अंदर का शोर अचानक तेज हो जाता है। और उसी शोर के बीच मैं अपने कमरे में अकेला बैठा फोन की स्क्रीन को देख रहा था, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ समझे, बस उंगली चलाते हुए, जैसे अगर मैं रुक गया तो कुछ टूट जाएगा। मेरा नाम आरव है, उम्र 28 साल, और अगर बाहर से देखा जाए तो मेरी लाइफ ठीक चल रही थी। जॉब थी, सैलरी ठीक थी, पेरेंट्स रिलीव थे, दोस्तों को लगता था मैं बिजी हूं। लेकिन सच ये था कि बिजी होने के बावजूद मैं खुद से बहुत दूर था, इतना दूर कि कई बार यह भी याद नहीं रहता था कि आखिरी बार बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कब शांति महसूस की थी। उस रात बैटरी लो का नोटिफिकेशन आया और न जाने क्यों मैंने चार्जर लगाने के बजाय फोन को उल्टा रख दिया। शायद थक गया था, स्क्रीन से नहीं, बल्कि उस एंडलेस नॉइज से जो स्क्रीन के थ्रू माइंड में भर चुका था। और जैसे ही फोन साइड में गया, कमरे की खामोशी थोड़ी भारी लगने लगी। लेकिन उसी हेवीनेस में एक सवाल उभरा, बिना आवाज के, बिना ड्रामा के, बस एक प्लेन सा सवाल कि अगर मैं कल न रहूं तो क्या सच में किसी की लाइफ में कोई फर्क पड़ेगा। यह सवाल डराने वाला नहीं था, बस खाली था। और खालीपन हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं बचता। अगले दिन सुबह अलार्म वैसे ही बजा, रूटीन वैसे ही शुरू हुआ, लेकिन माइंड में वो सवाल अब भी चल रहा था। मेट्रो में खड़े खड़े लोग फोन में खोए थे, मैं भी उन्हीं में से एक था। लेकिन अब स्क्रीन के पीछे की आदत मुझे साफ दिख रही थी, जैसे हम सब कुछ अवॉइड कर रहे हों, खुद को, अपने थॉट्स को। और उस रियलाइजेशन ने मुझे और साइलेंट बना दिया। ऑफिस पहुंचा, लैपटॉप ओपन हुआ, मेल्स आए, मीटिंग्स चली, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अंदर कुछ अलग था, जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, कैसे इरिटेशन आता है, कैसे कंपैरिजन शुरू होता है, और कैसे बिना नोटिस किए एनर्जी ड्रेन होती जाती है। लंच ब्रेक में कैफेटेरिया में बैठा था, सामने खाली चेयर और टेबल पर किसी ने एक पतली सी किताब छोड़ रखी थी। कवर नीला था और टाइटल पढ़ते ही मैं रुक गया। लिखा था हु विल क्राई व्हेन यू डाई। और उस मोमेंट ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर चल रहे सवाल को वर्ड्स दे दिए हों। मैंने वो किताब उठाई, बिना प्लान के, बिना इंटेंशन के, बस क्यूरियोसिटी में। और पेजेस पलटते हुए मुझे महसूस हुआ कि ये कोई लेक्चर नहीं है, ये किसी ऐसे इंसान की बातें हैं जिसने वही कंफ्यूजन देखा है, वही दौड़, वही एग्जॉशन और वही इनर एम्प्टीनेस। शाम को घर लौटते हुए मेट्रो में मैं किताब पढ़ रहा था और लाइंस के बीच मुझे लेखक की प्रेजेंस महसूस हो रही थी, जैसे रॉबिन शर्मा कोई स्टेज से नहीं बोल रहे हों, बल्कि सामने बैठकर धीरे धीरे समझा रहे हों, जैसे कोई मेंटोर जो हरी में नहीं है। उस रात मैंने टीवी नहीं चलाया, फोन साइलेंट पर रखा और किताब के साथ बालकनी में बैठ गया। बाहर सिटी लाइट्स थी, अंदर वर्ड्स की सॉफ्टनेस, और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि साइलेंस एनिमी नहीं होती। साइलेंस तो स्पेस होती है, वो स्पेस जहां क्लैरिटी आती है। किताब में काइंडनेस की बात थी, स्ट्रेंजर्स की, और मुझे याद आया कि मैं कब से लाइफ को ट्रांजैक्शन की तरह जी रहा था। हर बातचीत किसी आउटकम के लिए, हर कनेक्शन किसी यूज के लिए। और उसी रियलाइजेशन में थोड़ी शर्म भी थी, लेकिन शर्म हेल्दी थी, क्योंकि वो जागा रही थी। अगले कुछ दिनों में मैंने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, कोई रूल नहीं बनाया, बस मॉर्निंग में फोन उठाने से पहले विंडो खोलने लगा, हवा महसूस करने लगा और नोटिस किया कि वर्ल्ड वही है, लेकिन मेरे अंदर अर्जेंसी कम हो रही है। एक दिन नोटबुक खरीदी, कोई फैंसी जर्नल नहीं, बस प्लेन पेजेस, और रात को 2 लाइंस लिखने लगा। क्या महसूस किया, क्या अवॉइड किया, क्या सच में इंपॉर्टेंट लगा। और राइटिंग के थ्रू मुझे पता चला कि मैं खुद से कितनी बातें कभी बोल ही नहीं पाया था। कभी कभी पुरानी मेमोरीज आती थी, कॉलेज के डेज, एक रिश्ता जो टूट गया था, एक सपना जो अधूरा रह गया था। और पहले मैं इन सब से भागता था, लेकिन अब भागने की एनर्जी नहीं थी, अब बस बैठकर देखने की हिम्मत थी।
धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को फोर्स करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब खुद से ऑनेस्ट रहना होता है। और ऑनेस्टी आसान नहीं होती, लेकिन लिबरेटिंग होती है। एक संडे मैंने वॉच नहीं पहनी, कोई स्केड्यूल नहीं बनाया, बस वॉक पर गया, किताब पढ़ी और साइलेंस में बैठा। और उस दिन मुझे समझ आया कि फ्री टाइम लक्जरी नहीं होता, फ्री टाइम नेसेसिटी होता है। रात को बालकनी में खड़े होकर मैंने फिर सिटी लाइट्स देखी और वही सवाल फिर आया, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ क्यूरियोसिटी थी कि अगर मैं सच में मीनिंग के साथ जीऊं तो शायद जवाब खुद बन जाएगा। और यहीं से ये कहानी धीरे धीरे खुलने लगी, बिना हरी के, बिना प्रॉमिस के, बस एक इंसान की जर्नी जो नॉइज से क्लैरिटी की तरफ बढ़ रही थी। उस मॉर्निंग के बाद लाइफ ने अचानक कोई नया रंग नहीं बदला। ट्रैफिक वैसे ही था, डेडलाइंस वैसे ही थी, नोटिफिकेशंस वैसे ही आते रहे, लेकिन मेरे अंदर एक सटल सा शिफ्ट शुरू हो चुका था। ऐसा शिफ्ट जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर डायरेक्शन बदल देता है। और यही वो फेज था जहां डिस्ट्रैक्शंस पहले से ज्यादा साफ दिखने लगे, जैसे लाइट थोड़ी तेज हो गई हो और धूल के कण हवा में नाचते नजर आने लगे हों। मेट्रो में खड़े खड़े मैं लोगों को देखता था, सबके हाथ में फोन, सबकी आंखें स्क्रीन पर, और मुझे एहसास हुआ कि मैं भी सालों से इसी पोस्चर में जी रहा था। गर्दन झुकी हुई, अटेंशन फ्रैगमेंटेड और पेशेंस ऑलमोस्ट खत्म। और उसी रियलाइजेशन में एक हल्की सी सैडनेस भी थी कि हम कितनी आसानी से खुद को खो देते हैं बिना नोटिस किए। ऑफिस में काम करते हुए मैं बार बार फोन उठाने की हैबिट को पकड़ने लगा। कोई मैसेज नहीं होता था, कोई जरूरी मेल नहीं, फिर भी हाथ अपने आप स्क्रीन की तरफ चला जाता था। और तब मुझे समझ आया कि ये जरूरत नहीं है, ये कंडीशनिंग है। और कंडीशनिंग तभी टूटती है जब हम उसे देखना शुरू करते हैं। लंच ब्रेक में मैं कैफेटेरिया से बाहर निकलकर थोड़ी देर बिल्डिंग के पीछे खड़ा रहा। धूप हल्की थी, हवा चल रही थी, और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं यर्स से खुद को मोमेंट्स से डिप्राइव कर रहा था, बस इसलिए क्योंकि मैं हर खाली जगह को कंटेंट से भर देना चाहता था। शाम को घर लौटते समय मेट्रो से उतरकर मैंने कैब नहीं ली, बल्कि पैदल चलना शुरू किया। रास्ता लंबा था, लेकिन कदमों की रिदम में एक ग्राउंडिंग थी, और चलते चलते थॉट्स धीरे धीरे सेटल होने लगे, जैसे मडी वाटर को अगर डिस्टर्ब न किया जाए तो खुद साफ हो जाता है। उस वॉक में मुझे यह भी समझ आया कि डिसिप्लिन कोई लाउड चीज नहीं होती। डिसिप्लिन विस्पर करता है, और वही विस्पर कहता है कि हर अर्ज पर एक्ट करना जरूरी नहीं होता, और हर डिस्कम्फर्ट से भागना भी जरूरी नहीं होता। घर पहुंचकर मैंने नोटबुक खोली और लिखा कि आज मैंने कितनी बार बिना वजह फोन उठाया, और नंबर्स देखकर थोड़ा शॉक लगा, लेकिन उसी शॉक में अवेयरनेस थी, गिल्ट नहीं। और अवेयरनेस गिल्ट से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। अगले दिन ऑफिस में एक छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट हुई। किसी ने क्रेडिट ले लिया, किसी ने ब्लेम डाल दिया, और पहले होता तो मैं पूरे दिन उसी फ्रस्ट्रेशन में रहता, लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि एंगर का फर्स्ट वेव आया और फिर चला गया, क्योंकि मैं उसे पकड़कर बैठा नहीं रहा। और यही छोटी छोटी विक्ट्रीज मेरे लिए नई थी। एक इवनिंग कोलीग ने कैजुअली पूछा कि आजकल ज्यादा सीरियस क्यों लगते हो, और मैं समझ नहीं पाया कि उसे कैसे एक्सप्लेन करूं कि सीरियसनेस नहीं है, क्लैरिटी है, और क्लैरिटी अक्सर क्वाइट होती है। वीकेंड आया और मैंने डिसाइड किया कि पूरा दिन फोन साइलेंट रहेगा। कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, किसी को बताया नहीं, बस खुद के लिए एक्सपेरिमेंट था। और शुरुआत में बेचैनी हुई, जैसे कुछ मिस हो रहा हो, लेकिन कुछ आवर्स बाद वही बेचैनी क्यूरियोसिटी में बदल गई। मैंने बुकशेल्फ से एक पुरानी किताब निकाली। पेजेस पीले पड़ चुके थे, और पढ़ते पढ़ते टाइम का पता ही नहीं चला। और तब मुझे एहसास हुआ कि डीप फोकस अभी भी पॉसिबल है, बस हम उसे मौका नहीं देते। शाम को पार्क में बैठा था, बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बातें, और बीच बीच में साइलेंस। और उस मोमेंट में मुझे समझ आया कि लाइफ का रिचनेस स्पीड में नहीं, प्रेजेंस में होता है। रात को नोटबुक में लिखते हुए ब्रेकअप की मेमोरी फिर आई, वो फेज जब मैंने खुद को वर्क में बरी कर लिया था ताकि पेन महसूस न करना पड़े। और पहली बार मैंने ऑनेस्टली लिखा कि मैं उस इंसान को नहीं, उस वर्जन को मिस करता हूं जो उस रिश्ते में मैं था।
और उस रियलाइजेशन में एक स्ट्रेंज रिलीफ था। अगले कुछ दिनों में मॉर्निंग्स बदलने लगी। अलार्म के बाद फोन देखने के बजाय मैं विंडो खोलकर बाहर देखता, स्काई का कलर नोटिस करता, और उस सिंपल एक्ट में दिन की टोन सेट हो जाती। ऑफिस प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होने लगी, नॉट बिकॉज मैं ज्यादा काम कर रहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक समय में एक काम कर रहा था, और मल्टीटास्किंग का इल्यूजन धीरे धीरे टूट रहा था। एक डे बॉस ने कैजुअली कहा कि फोकस अच्छा हो गया है, और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराया, क्योंकि मुझे पता था कि ये फोकस बाहर से नहीं आया, ये अंदर की क्लटर कम होने से आया है। शाम को रास्ते में एक स्ट्रेंजर को रास्ता पूछते देखा, और पहली इंस्टिंक्ट फोन देखने की थी, लेकिन मैंने रुककर हेल्प की। कोई बड़ा एक्ट नहीं था, लेकिन उस छोटे मोमेंट में मुझे ह्यूमन कनेक्शन की वार्मथ महसूस हुई। रात को बालकनी में खड़े होकर सिटी लाइट्स देखी। फोन पॉकेट में था, लेकिन हाथ खाली था, और उस एम्प्टीनेस में फियर नहीं था, बस स्पेस थी, और स्पेस में थॉट्स साफ दिखते हैं। मैं अभी भी कंफ्यूज था, अभी भी आंसर्स पूरे नहीं थे, लेकिन अब कंफ्यूजन मुझे स्कैर नहीं करता था, क्योंकि मैं उसे रन अवे करने के बजाय सिट विद करना सीख रहा था। और उसी सिटिंग के साथ मेरी जर्नी एक और लेयर में जाने वाली थी, जहां सवाल सिर्फ डिस्ट्रैक्शन का नहीं, आइडेंटिटी का बनने लगा था, और जहां असली काम हैबिट्स बदलने का नहीं, खुद को समझने का था। अब डिस्ट्रैक्शंस थोड़े कम दिखने लगे थे, लेकिन उनके पीछे छुपा हुआ एक और लेयर सामने आने लगा था, और वो था आइडेंटिटी का, वो साइलेंट सवाल जो अक्सर नॉइज में दबा रहता है कि मैं जो कर रहा हूं, क्या वो सच में मैं हूं, या बस वो वर्जन हूं जो सबको एक्सेप्टेबल लगे। और ये सवाल किसी पैनिक की तरह नहीं आता था, बल्कि धीरे धीरे, ऑलमोस्ट पोलाइटली, लेकिन लगातार। ऑफिस के वॉशरूम के मिरर में एक दिन मैंने खुद को देखा, वही फेस, वही टायर्ड आइज, वही प्रोफेशनल एक्सप्रेशन, और अचानक ये ख्याल आया कि मैं कब से किसी रोल को निभा रहा हूं, और कब से खुद को जीना भूल गया हूं। और उस थॉट ने मुझे अनकंफर्टेबल किया, लेकिन डिस्कंफर्ट अब एनिमी नहीं था, वो सिग्नल बन चुका था। मीटिंग्स में बैठा रहता, डिस्कशंस चलते रहते, टारगेट्स, नंबर्स, फ्यूचर प्लान्स, और बीच बीच में मैं खुद को पकड़ लेता कि मैं सब सुन रहा हूं, लेकिन अंदर से डिस्कनेक्टेड हूं, जैसे बॉडी प्रेजेंट है और माइंड कहीं है। और उस ऑब्जर्वेशन में जजमेंट नहीं था, बस क्यूरियोसिटी थी कि ये डिस्कनेक्ट आया कहां से। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए ट्रैफिक में फंसा था, हॉर्न्स, इम्पेशंस, रेड लाइट्स, और अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरी लाइफ भी कुछ ऐसी ही हो गई है। बहुत मूवमेंट है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं। और उस रियलाइजेशन में फ्रस्ट्रेशन नहीं था, बल्कि एक्सेप्टेंस थी कि डायरेक्शन क्लैरिटी मांगती है, रश नहीं। घर पहुंचकर मैंने नोटबुक खोली और एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा कि अगर कोई मुझे न देख रहा हो, न जज कर रहा हो, न एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो मैं क्या करता। और उस सवाल के जवाब में साइलेंस था, कोई इंस्टेंट आंसर नहीं, और शायद यही ऑनेस्टी की शुरुआत थी। कुछ दिन बाद पेरेंट्स के साथ डिनर पर बैठा था। कॉन्वर्सेशंस वही ओल्ड स्टोरीज, वही एडवाइस, वही कंसर्न्स, और पहले मैं मेंटली बाहर निकल जाता था, लेकिन उस दिन मैंने फोन साइड में रखा और पूरी अटेंशन दी। और उसी प्रेजेंस में मुझे एहसास हुआ कि पेरेंट्स की चिंता कंट्रोल से नहीं, केयर से आती है, और केयर को रिजेक्ट करने की बजाय अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। एक वीकेंड मैंने चाइल्डहुड फोटोज निकाली, डस्टी एल्बम्स, ऑकवर्ड स्माइल्स, और उस इनोसेंस को देखकर मन में एक सैडनेस आई कि मैं कब इतना कैलकुलेटेड हो गया, कब हर कदम सेफ खेलने लगा। और उसी सैडनेस में एक रिमाइंडर भी था कि करेज लाउड नहीं होती, करेज कभी कभी बस ऑनेस्ट चॉइस होती है। ऑफिस में कंपटीशन माइंडसेट अभी भी स्ट्रांग था। प्रमोशंस की बातें, कंपैरिजंस, लिंक्डइन अचीवमेंट्स, और पहले मैं भी उसी रेस में खुद को मेजर करता था। लेकिन अब मुझे साफ दिखने लगा था कि कंपैरिजन कभी भी सैटिस्फैक्शन नहीं देता, वो बस टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन देता है, और डिस्ट्रैक्शन की कीमत क्लैरिटी से चुकानी पड़ती है। एक लंच ब्रेक में कोलीग ने कैजुअली कहा कि अब तो सबको साइड हसल चाहिए, वरना पीछे रह जाओगे, और मैं सुनकर बस मुस्कुरा दिया,
क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि पीछे रह जाने का डर अक्सर खुद से आगे भागने की वजह बन जाता है। शाम को वॉक पर निकलते हुए मैंने डेलिब्रेटली हेडफोन्स नहीं लगाए और बिना म्यूजिक के चलना शुरू किया। शुरुआत में माइंड रेस्टलेस था, रैंडम थॉट्स, अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशंस, फ्यूचर वरीज। लेकिन कुछ मिनट्स बाद वो नॉइज सेटल होने लगी और उस सेटलिंग में मैंने अपनी ब्रीदिंग को नोटिस किया। सिंपल लेकिन ग्राउंडिंग। घर लौटकर मैंने रॉबिन शर्मा की किताब फिर से खोली, इस बार पढ़ने के लिए नहीं बल्कि रिमाइंड होने के लिए। और वर्ड्स ऐसे लगे जैसे कोई मेंटोर क्वाइटली कह रहा हो कि लाइफ का पर्पस बाहर ढूंढने की चीज नहीं होती, वो अंदर अनफोल्ड होने वाली चीज होती है, पेशेंस के साथ। नोटबुक में मैंने अपनी लाइफ को चैप्टर्स में डिवाइड करने की कोशिश की। कॉलेज, फर्स्ट जॉब, ब्रेकअप, करियर प्रेशर, और हर चैप्टर के आगे लिखा कि मैंने क्या सीखा। और सरप्राइजिंगली फेलियर्स वाले चैप्टर्स ज्यादा ऑनेस्ट लगे, ज्यादा अलाइव लगे। एक रात अचानक एंजाइटी आई, बिना रीजन के, चेस्ट हैवी, माइंड रेसिंग। और पहले होता तो मैं फोन उठाकर स्क्रॉल करता, डिस्ट्रैक्ट करता, लेकिन उस रात मैंने बस बेड पर बैठकर ब्रीदिंग पर ध्यान दिया, डिस्कंफर्ट को अलाउ किया, और कुछ मिनट्स में एंजाइटी वेव की तरह आई और चली गई, लीविंग बिहाइंड स्ट्रेंज काम। अगले दिन ऑफिस में एक जूनियर ने मदद मांगी। कोई ऑब्लिगेशन नहीं था, लेकिन मैंने टाइम दिया और उसकी ग्रैटिट्यूड में मुझे एक सटल सेटिस्फैक्शन मिला जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स से नहीं मिलता। और तब समझ आया कि कंट्रीब्यूशन आइडेंटिटी को एंकर देता है। धीरे धीरे मॉर्निंग्स और मीनिंगफुल होने लगी। अर्ली उठना हैबिट नहीं बना था, लेकिन साइलेंस के लिए जागना इंटेंशन बन गया था। और उन अर्ली आवर्स में मैं दिन को डिजाइन नहीं करता था, बस अलाइन करता था। एक संडे मैंने खुद से एक बोल्ड क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं अपनी लाइफ को रीराइट कर सकता तो क्या मैं सिर्फ इवेंट्स बदलता या वैल्यूज भी। और उस क्वेश्चन ने मुझे रियलाइज कराया कि वैल्यूज चेंज होते ही इवेंट्स अपने आप बदलने लगते हैं। बालकनी में खड़े होकर सिटी लाइट्स देखता, वही लाइट्स जो पहले ओवरवेल्म करती थी अब काम लगती थी, क्योंकि अब मैं उनसे कॉम्पीट नहीं कर रहा था, बस कोएग्जिस्ट कर रहा था। मैं अभी भी आंसर्स ढूंढ रहा था, अभी भी आइडेंटिटी पूरी तरह क्लियर नहीं थी, लेकिन अब कंफ्यूजन मुझे वीक नहीं बनाता था बल्कि हम्बल बनाता था। और ह्यूमिलिटी क्लैरिटी की फाउंडेशन होती है। और इसी फाउंडेशन पर मेरी कहानी एक और लेयर में जाने वाली थी, जहां सवाल अब यह नहीं था कि मैं कौन हूं, बल्कि यह था कि मैं किस तरह जीना चाहता हूं। और यह सवाल हैबिट से नहीं, वैल्यू से जुड़ा था। उस स्टेज पर पहुंचकर मुझे यह साफ दिखने लगा था कि हैबिट सरफेस पर दिखती है, लेकिन उन्हें चलाने वाली चीज वैल्यूज होती है। और जब तक वैल्यूज क्लियर नहीं होती, हैबिट्स टिकती नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए परफॉर्म करती है और फिर क्वाइटली टूट जाती है। जैसे बोरोड डिसिप्लिन कभी ना कभी लौटाना ही पड़ता है। एक सुबह मैं जल्दी उठा, अलार्म से नहीं, बस नींद खुल गई थी। और उस हाफ लाइट में बालकनी में खड़ा होकर मुझे एहसास हुआ कि मैं पहली बार दिन को चेस नहीं कर रहा हूं, मैं बस उसे आने दे रहा हूं। और उसी एक्सेप्टेंस में एक जेंटल कॉन्फिडेंस था, लाउड नहीं, बस स्टेडी। ऑफिस में उस दिन काम ज्यादा था, डेडलाइंस टाइट थी, प्रेशर रील था, और पहले ऐसे डेज मुझे एग्जॉस्ट कर देते थे। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि प्रेशर मुझे ओवरवेल्म तभी करता है जब मैं खुद से डिस्कनेक्ट होता हूं। और उस दिन मैं कॉन्शियसली प्रेजेंट रहा, ब्रेथ के साथ, टास्क के साथ, मोमेंट के साथ। लंच के समय मैं अकेला बैठा था, फोन साइलेंट, और नोटबुक में एक लाइन लिखी कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को पनिश करना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, डिस्ट्रैक्शन से, अननेसेसरी नॉइज से, और उन कमिटमेंट से जो वैल्यू से अलाइन नहीं है। शाम को घर लौटते हुए मेट्रो में एक एडवर्टाइजमेंट दिखा जो सक्सेस को स्पीड और लक्जरी से डिफाइन कर रहा था। और कुछ मंथ्स पहले वही एड मुझे रेस्टलेस कर देता, कंपैरिजन ट्रिगर करता, लेकिन अब वो बस एक इमेज था। और इमेज का पावर तब खत्म हो जाता है जब आप उसे बिलीव करना बंद कर देते हैं। घर पहुंचकर मैंने पेरेंट्स के साथ चाय पी। बातें सिंपल थी, वही डेली टॉपिक्स, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में ग्राउंडिंग थी।
और मुझे एहसास हुआ कि वैल्यूज ऑफन लाउड स्पीचेस में नहीं, डेली व्यवहार में दिखती है। जिस तरह हम सुनते हैं, जिस तरह हम रिएक्ट करते हैं और जिस तरह हम समय देते हैं। एक वीकेंड मैंने खुद के लिए एक स्मॉल रिचुअल बनाया, कोई स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं, बस सुबह थोड़ी देर साइलेंस, थोड़ा रीडिंग और थोड़ी राइटिंग। और इस रिचुअल का गोल प्रोडक्टिविटी नहीं था, इसका गोल अलाइनमेंट था, ताकि दिन शुरू होने से पहले मैं खुद के साथ सिंक रहूं। नोटबुक में मैंने अपने कोर वैल्यूज लिखने की कोशिश की। परफेक्शन नहीं आया, क्लैरिटी धीरे धीरे आई। ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी, प्रेजेंस, कंट्रीब्यूशन। और जब मैंने ये वर्ड्स लिखे तो लगा कि ये न्यू नहीं है, ये हमेशा थे, बस नॉइज में दब गए थे। ऑफिस में एक डिसीजन लेना था, शॉर्टकट अवेलेबल था, इजी था, लेकिन वैल्यूज के अगेंस्ट था। और पहली बार मैंने कॉन्शियसली वो शॉर्टकट नहीं लिया और उस चॉइस में लॉस नहीं लगा, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस हुई। और सेल्फ रिस्पेक्ट डिसिप्लिन को एफर्टलेस बना देती है। एक इवनिंग वॉक पर निकलते समय स्काई थोड़ा क्लाउडी था, हवा ठंडी थी और बिना हेडफोन्स के चलते हुए मुझे एहसास हुआ कि साइलेंस अब ऑकवर्ड नहीं लगता, साइलेंस अब फैमिलियर लगता है, जैसे किसी पुराने दोस्त के साथ चल रहा हूं। उसी वॉक में मुझे रॉबिन शर्मा की एक सटल टीचिंग याद आई कि लेगेसी लाउड अचीवमेंट से नहीं बनती, डेली इंटेग्रिटी से बनती है। और इंटेग्रिटी कोई इवेंट नहीं होता, इंटेग्रिटी हर छोटे चॉइस में प्रैक्टिस होती है। कुछ दिनों बाद ऑफिस में अप्रिशिएशन मिली, कोई बिग रिवॉर्ड नहीं, बस एक्नॉलेजमेंट। और मुझे नोटिस हुआ कि एक्सटर्नल वैलिडेशन अब पहले जितना इंपॉर्टेंट नहीं लगता, क्योंकि इंटरनल अलाइनमेंट ज्यादा सैटिस्फाइंग हो गया था। एक रात एंजाइटी फिर आई, फ्यूचर को लेकर, करियर पाथ को लेकर, और इस बार भी मैंने उसे फाइट नहीं किया, बस सिट विद किया। और एंजाइटी ने मुझे यह दिखाया कि अनसर्टेनिटी लाइफ का बग नहीं है, फीचर है। और सर्टेनिटी की तलाश में हम प्रेजेंस खो देते हैं। नोटबुक में मैंने लिखा कि वैल्यूज क्लियर होने का मतलब आंसर्स मिल जाना नहीं होता, वैल्यूज क्लियर होने का मतलब क्वेश्चंस बेटर हो जाना होता है। और बेटर क्वेश्चंस लाइफ को डीपर बना देते हैं। वीकेंड पर मैंने ओल्ड फ्रेंड से मुलाकात की, बातें पास्ट की, फेलियर्स की, ड्रीम्स की। और कॉन्वर्सेशन बिना फोन के थी, स्लो थी, ऑनेस्ट थी। और उस कनेक्शन में मुझे एहसास हुआ कि रिलेशनशिप्स भी रिचुअल्स मांगते हैं, प्रेजेंस का रिचुअल। धीरे धीरे मैंने अननेसेसरी कमिटमेंट्स छोड़ने शुरू किए। हर इनवाइट एक्सेप्ट नहीं किया, हर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं किया। और इस सेइंग नो में गिल्ट कम और रिलीफ ज्यादा था, क्योंकि नो कहना सेल्फ केयर का एक्सटेंशन बन गया था। मॉर्निंग साइलेंस अब हैबिट नहीं रही, एंकर बन गई थी। और उस एंकर के साथ मैं दिन की वेव्स को हैंडल कर सकता था, चाहे वो प्रेशर की हो या डिस्ट्रैक्शन की। बालकॉनी में खड़े होकर सिटी लाइट्स देखता, और अब वो लाइट्स मुझे चैलेंज नहीं करती थी, वो बस रिमाइंडर्स थी कि हर इंसान अपने रिदम में जी रहा है और कंपैरिजन सिर्फ रिदम डिस्टर्ब करता है। मैं अभी भी इवॉल्विंग था, अभी भी लर्निंग था, लेकिन अब ग्रोथ केओटिक नहीं थी, ग्रोथ ग्राउंडेड थी। और ग्राउंडेड ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। और इसी ग्राउंडेडनेस के साथ मेरी कहानी अगले फेज में जाने वाली थी, जहां सवाल अब डिसिप्लिन या वैल्यूज का नहीं, बल्कि साइलेंस की डेप्थ का बनने लगा था। और जहां इनर नॉइज धीरे धीरे डिसोल्व होने लगा था। अब साइलेंस कोई खाली जगह नहीं रही थी, साइलेंस एक जगह बन गई थी जहां मैं लौट सकता था। जैसे शहर में रहने वाला कोई इंसान अपने गांव की याद में एक छोटा सा कोना ढूंढ लेता है। और उसी साइलेंस में मुझे पहली बार इमोशनल फटीग का असली मतलब समझ आने लगा। वो थकान जो बॉडी से नहीं, एक्सपेक्टेशन से आती है, कंपैरिजन से आती है, और उस कांस्टेंट कोशिश से आती है जिसमें हम खुद को प्रूव करते रहते हैं कि हम इनफ है। एक सुबह उठते ही बिना किसी रीजन के हैवीनेस थी। कोई प्रॉब्लम सामने नहीं थी, कोई अर्जेंट टास्क नहीं था, फिर भी मन भारी था। और पहले होता तो मैं उस फीलिंग को इग्नोर करता, कॉफी से दबाता, फोन से डिस्ट्रैक्ट करता। लेकिन उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इस हैवीनेस को जल्दी में ठीक नहीं करूंगा, बस उसे फील करूंगा। बालकॉनी में बैठकर चाय पीते हुए मैंने उस फीलिंग को नाम देने की कोशिश की। सैडनेस नहीं थी, फियर भी नहीं था,
वो बस एग्जॉशन थी, इमोशनल एग्जॉशन। और उसी मोमेंट मुझे एहसास हुआ कि हम कितनी बार बिना रुके आगे बढ़ते रहते हैं, बिना ये पूछे कि अंदर का हिस्सा साथ चल भी पा रहा है या नहीं। ऑफिस पहुंचा, काम चलता रहा, लेकिन फोकस थोड़ी देर में ब्रेक होने लगा। और उस दिन मैंने खुद को पुश नहीं किया। मैंने ब्रेक लिया, बाहर जाकर कुछ देर साइलेंस में खड़ा रहा, और पहली बार गिल्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे समझ आने लगा था कि रेस्ट वीकनेस नहीं है, रेस्ट मेंटेनेंस है। लंच ब्रेक में मैं अकेला बैठा था, फोन बैग में, और सामने बैठे लोगों को देख रहा था। कोई हंस रहा था, कोई कंप्लेन कर रहा था, कोई स्क्रीन में खोया था। और मुझे लगा कि इमोशनल फटीग का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपनी इनर स्टेट को कभी अपडेट ही नहीं करते, बस आउटर शेड्यूल अपडेट करते रहते हैं। शाम को घर लौटते हुए मैंने डेलिबरेटली स्लो चलने का फैसला किया। कोई जल्दी नहीं, कोई डेस्टिनेशन रश नहीं। और उस स्लो पेस में थॉट्स भी स्लो होने लगे, जैसे माइंड को फाइनली सिग्नल मिल गया हो कि उसे भागने की जरूरत नहीं है। घर पहुंचकर मैंने नोटबुक खोली और लिखा कि आज मैं टायर्ड हूं, लेजी नहीं। और ये डिफरेंस लिखते ही जैसे खुद के साथ एक इनजस्टिस ठीक हो गया हो, क्योंकि टायर्डनेस को लेजी समझना हमने खुद से ही सीख लिया है। उस रात मेमोरीज अचानक सरफेस पर आने लगी, चाइल्डहुड की, फेलियर्स की, वो मोमेंट्स जब मैंने खुद को छोटा महसूस किया था। और पहले मैं इन सब से भागता था, लेकिन अब मैं बस देख रहा था, जैसे कोई पुरानी फिल्म, और उस देखने में पेन था, लेकिन पैनिक नहीं था। एक मेमोरी खासकर उभरी, वो मोमेंट जब मैंने किसी अपॉर्चुनिटी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मुझे रिजेक्शन का डर था, और उस डर ने मेरी लाइफ को क्वाइटली शेप किया था। और उस रियलाइजेशन में रिग्रेट नहीं था, बस अवेयरनेस थी। अगले दिन मॉर्निंग साइलेंस में बैठकर मैंने खुद से पूछा कि मैं किस चीज से सबसे ज्यादा थका हूं, और आंसर क्लियर था, एक्सपेक्टेशन से, दूसरों की भी और अपनी भी। और उसी क्लैरिटी में इमोशनल फटीग का हाफ वेट उतर गया। ऑफिस में उस दिन मैंने एक छोटी सी बाउंड्री सेट की, अननेसेसरी मीटिंग को पोलाइटली डिक्लाइन किया। और उस नो में फियर नहीं था, क्योंकि वैल्यूज अब गाइड कर रही थी, अप्रूवल नहीं। शाम को वॉक पर निकला, स्काई हल्का ऑरेंज था, बर्ड्स लौट रहे थे, और उस मोमेंट में मुझे एहसास हुआ कि नेचर कभी रश नहीं करता, फिर भी सब कुछ टाइम पर हो जाता है। और शायद यही लेसन मैं मिस कर रहा था। कुछ दिनों बाद वीकेंड आया, और मैंने इंटेंशनली कोई प्लान नहीं बनाया, कोई प्रोडक्टिविटी गोल नहीं, बस स्पेस। और उस स्पेस में बॉर्डम भी आया, लेकिन बॉर्डम भी एक गेटवे है, क्रिएटिविटी का, क्लैरिटी का, अगर हम उसे एस्केप न करें। नोटबुक में मैंने लिखा कि इमोशनल हीलिंग ड्रामेटिक नहीं होती, हीलिंग बोरिंग होती है, रेपिटेटिव होती है, क्वाइट होती है, और शायद इसलिए हम उसे अंडर वैल्यू करते हैं। एक इवनिंग पेरेंट्स के साथ बैठा था, बातें सिंपल थी, लेकिन उनकी प्रेजेंस कंफर्टिंग थी। और मुझे एहसास हुआ कि इमोशनल फटीग का एंटीडोट अक्सर कनेक्शन होता है, अचीवमेंट्स नहीं। उस रात एंजाइटी फिर आई, फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर। और इस बार मैंने खुद से कहा कि अभी आंसर ढूंढना जरूरी नहीं है, अभी ब्रीथ करना काफी है। और उस एक्सेप्टेंस में एंजाइटी का ग्रिप ढीला पड़ गया। धीरे धीरे साइलेंस अब सिर्फ मॉर्निंग रिचुअल नहीं रहा, साइलेंस डे के बीच बीच में भी आने लगा। एक पॉज में, एक डीप ब्रेथ में, एक कॉन्शियस नो में। बालकॉनी में खड़े होकर सिटी लाइट्स देखता, और अब वो लाइट्स मुझे ओवरवेल्म नहीं करती थी, क्योंकि मैं इमोशनली प्रेजेंट था, ड्रेन नहीं। मैं ये समझने लगा था कि इमोशनल फटीग कोई एनिमी नहीं है, वो सिग्नल है, ये बताने के लिए कि कहीं अलाइनमेंट टूट रहा है, और सिग्नल को सुनना ज्यादा जरूरी है उसे म्यूट करने से। और इसी लिसनिंग के साथ मेरी जर्नी एक और डेप्थ में जाने वाली थी, जहां साइलेंस हीलिंग से विजडम की तरफ बढ़ने लगा था, और जहां इनर नॉइज सिर्फ कम नहीं हो रहा था, बल्कि ट्रांसफॉर्म हो रहा था। साइलेंस अब सिर्फ हीलिंग की जगह नहीं रही थी, साइलेंस धीरे धीरे विजडम की जगह बन रही थी। और विजडम कोई बड़ी बातों में नहीं आती, वो छोटे शिफ्ट्स में आती है, जिस तरह हम चीजों को देखते हैं, जिस तरह हम उन्हें मीनिंग देते हैं, और जिस तरह हम खुद से बात करते हैं,
और मुझे एहसास होने लगा था कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल प्रॉब्लम से नहीं थी, मेरी स्ट्रगल पर्सपेक्टिव से थी। एक सुबह ऑफिस जाते हुए बारिश शुरू हो गई, अनएक्सपेक्टेड, हल्की लेकिन परसिस्टेंट। लोग भागने लगे, अम्ब्रेलास खुले, इरिटेशन चेहरे पर साफ दिख रही थी। और मैं भी पहले ऐसा ही करता था, वेदर को इनकन्वीनियंस मानकर। लेकिन उस दिन मैंने स्पीड कम कर दी, बारिश को फील किया, और अचानक वो इरिटेशन क्यूरियोसिटी में बदल गई, जैसे पर्सपेक्टिव बदलते ही एक्सपीरियंस बदल गया हो। ऑफिस में उस दिन एक प्रोजेक्ट डिले हो गया, रीजंस जेन्युइन थे, लेकिन प्रेशर रियल था। पहले मैं इसे फेलियर मान लेता, खुद को ब्लेम करता, लेकिन अब मैंने इसे पॉज की तरह देखा, एक रिमाइंडर की तरह कि हर चीज कंट्रोल में होना जरूरी नहीं है, और कंट्रोल छोड़ना भी एक स्किल है। लंच ब्रेक में कोलीग ने कंप्लेन किया कि लाइफ अनफेयर है, मेहनत के बावजूद रिजल्ट स्लो है, और मैं सुनता रहा। एडवाइस देने का अर्ज आया, लेकिन मैंने रोका और बस लिसन किया। और उसी लिसनिंग में मुझे एहसास हुआ कि विजडम कई बार बोलने में नहीं, चुप रहने में होती है। शाम को नोटबुक में मैंने लिखा कि पर्सपेक्टिव बदलना प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं होता, पर्सपेक्टिव बदलना प्रॉब्लम के साथ रिलेशनशिप बदलना होता है, और रिलेशनशिप बदलते ही प्रॉब्लम का वेट बदल जाता है। कुछ दिन बाद एक सीनियर ने कैजुअली बताया कि वो रिटायरमेंट के करीब है, और अब पीछे देखकर सोचते हैं कि उन्होंने कितना टाइम वरी में वेस्ट किया। और उनकी बात सुनकर मुझे फ्यूचर का एक सॉफ्ट ग्लिम्स मिला, डराने वाला नहीं, बस ऑनेस्ट। उस रात बालकनी में बैठकर मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा, डेथ के बारे में नहीं, बल्कि लाइफ के रेसिड्यू के बारे में, कि मेरे जाने के बाद क्या बचेगा। ईमेल्स नहीं, डेडलाइंस नहीं, बल्कि मेमोरीज, मोमेंट्स, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। और उसी थॉट ने लेगेसी को ग्रैंड नहीं, ग्राउंडेड बना दिया। रॉबिन शर्मा की एक लाइन माइंड में एको होने लगी कि लाइफ को इस तरह जियो कि अंत में रिग्रेट कम और ग्रैटिट्यूड ज्यादा हो। और मैंने रियलाइज किया कि ग्रैटिट्यूड फ्यूचर की चिंता को डिसोल्व कर देता है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड प्रेजेंस में जीने को मजबूर करता है। अगले दिन मॉर्निंग साइलेंस में मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू की। कोई लिस्ट नहीं, कोई फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं, बस एक लाइन कि आज मैं किस चीज के लिए सच में ग्रेटफुल हूं। और सरप्राइजिंगली आंसर्स सिंपल होते थे, नींद के लिए, चाय के लिए, किसी कॉन्वर्सेशन के लिए। ऑफिस में चैलेंजेस वैसे ही आते रहे, पॉलिटिक्स, डिलेस, अनसर्टेनिटीज। लेकिन अब मैं हर चीज को पर्सनल नहीं लेता था, क्योंकि विजडम ने मुझे यह सिखाया था कि हर स्टॉर्म मेरे लिए नहीं आता, कुछ स्टॉर्म्स बस मौसम होते हैं। एक वीकेंड में सेमेट्री के पास से गुजरा, कोई प्लान्ड विजिट नहीं था, बस रास्ता वही था, नेम्स, डेट्स, साइलेंस। और उस जगह की क्वाइट ऑनेस्टी ने मुझे ये याद दिलाया कि लाइफ फाइनाइट है। लेकिन ये थॉट डराने के बजाय ग्राउंडिंग था, जैसे अननेसेसरी ड्रामा अपने आप इररिलेवेंट हो जाए। नोटबुक में मैंने लिखा कि अगर लाइफ शॉर्ट है तो बिटरनेस लक्जरी नहीं है, रिजेंटमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, और कांस्टेंट प्रूविंग एग्जॉशन है। और इस क्लैरिटी में डिसीजन सिंपल होने लगे। एक डे ऑफिस में क्रेडिट किसी और को मिला, पहले होता तो फ्रस्ट्रेशन लिंगर करता, लेकिन उस दिन मैंने नोटिस किया कि रिकॉग्निशन टेम्पररी है, बट कंट्रीब्यूशन क्यूमुलेटिव है। और कंट्रीब्यूशन अक्सर अनसीन रहता है, लेकिन अनसीन चीजें ही फाउंडेशन बनती है। इवनिंग्स अब रिफ्लेक्शन के लिए रिजर्व होने लगी, हैवी एनालिसिस नहीं, बस डे को रीप्ले करना, कहाँ रिएक्टिव हुआ, कहाँ प्रेजेंट रहा। और ये जेंटल रिव्यू जजमेंट नहीं था, बस अवेयरनेस था। पेरेंट्स के साथ बैठकर मैंने उनसे उनकी यूथ के बारे में पूछा, उनके फियर्स, उनके ड्रीम्स। और स्टोरी सुनते हुए मुझे एहसास हुआ कि हर जेनरेशन अपने तरीके से सर्वाइव करती है। परफेक्शन कोई जेनरेशन अचीव नहीं करती, एक्सेप्टेंस ही इनहेरिटेंस है। एक नाइट एंजाइटी फिर आई, मोर्टैलिटी को लेकर, मीनिंग को लेकर। और इस बार एंजाइटी ने मुझे कोलैप्स नहीं किया, बल्कि डिपेंड किया, क्योंकि विजडम ये सिखा रही थी कि क्वेश्चंस का होना फेलियर नहीं है, क्वेश्चंस का होना अलाइव होने का साइन है। बालकनी में खड़े होकर सिटी लाइट्स देखता, और अब वो लाइट्स मुझे टाइम की रिमाइंडर लगती थी, प्रेशर की नहीं, रिमाइंडर की हर लाइट एक कहानी है, और मेरी कहानी भी चल रही है,
अनफिनिश्ड बट ऑनेस्ट। मैंने समझना शुरू किया कि लेगेसी फ्यूचर में नहीं बनती, लेगेसी डेली लाइफ में बनती है। जिस तरह हम वेटर्स से बात करते हैं, जिस तरह हम टायर्ड डेज हैंडल करते हैं, जिस तरह हम साइलेंस को रिस्पेक्ट करते हैं। और इसी रिस्पेक्ट के साथ मेरी जर्नी अगले फेज में जाने वाली थी, जहां विजडम धीरे धीरे सर्विस में बदलने लगी थी। जहां सवाल अब ये नहीं था कि लाइफ मुझे क्या दे रही है, बल्कि ये था कि मैं लाइफ में क्या क्वाइटली जोड़ रहा हूं। विजडम जब भीतर सेटल होने लगती है तो वो अपने आप बाहर की तरफ बहने लगती है, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी रोल चेंज के। और मुझे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि मैं लाइफ से सवाल कम और इन्विटेशन ज्यादा सुन रहा हूं। इन्विटेशंस की मैं कहा थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूं, कहा थोड़ा सा ईज जोड़ सकता हूं, और कहा बस क्वाइटली प्रेजेंट रह सकता हूं। ऑफिस में एक जूनियर अक्सर नर्वस रहता था, मीटिंग्स में बोलने से बचता था, मिस्टेक्स पर खुद को हार्शली जज करता था। और पहले मैं उसे बस एक कोलीग की तरह देखता था, लेकिन अब मैं उसकी हेजिटेशन में अपना पुराना वर्जन देख पा रहा था। और एक दिन कॉफी ब्रेक में मैंने बस कैजुअली पूछा कि वो कैसा फील कर रहा है। कोई एडवाइस नहीं दी, कोई सलूशन नहीं, बस सुना। और उस लिसनिंग में मुझे समझ आया कि सर्विस हमेशा एक्शन नहीं होती, सर्विस कई बार अटेंशन होती है। कुछ दिनों बाद उसने थैंक यू कहा क्वाइटली, और उस ग्रैटिट्यूड में मुझे वो सैटिस्फैक्शन मिली जो अपलॉज से नहीं मिलती। और तभी समझ आया कि कंट्रीब्यूशन अक्सर इनविजिबल होती है, लेकिन इनविजिबल चीजें ही फाउंडेशन बनाती है। शाम को घर लौटते समय मैंने ग्रोसरी स्टोर में कैशियर को स्माइल दी, स्मॉल टॉक किया। और वो मोमेंट इनसिग्निफिकेंट लग सकता था, लेकिन मेरे लिए वो रिमाइंडर था कि काइंडनेस कोई बिग प्रोजेक्ट नहीं होता, काइंडनेस मोमेंट बाय मोमेंट चॉइस होती है। वीकेंड पर मैंने नेबरहुड में एक स्ट्रे डॉग को रोज की तरह खाना दिया। कोई इमोशनल सीन नहीं था, बस रूटीन। और उस रूटीन में कंसिस्टेंसी थी, और कंसिस्टेंसी में क्या, और क्या में मीनिंग। और मीनिंग अब थियोरेटिकल नहीं रहा था। नोटबुक में मैंने लिखा कि सर्विस का मतलब खुद को एम्प्टी करना नहीं होता, सर्विस का मतलब खुद को ओवरफ्लो से शेयर करना होता है। और ओवरफ्लो तभी आता है जब हम खुद से अलाइंड होते हैं, ड्रेन नहीं। एक इवनिंग पुराने फ्रेंड से कॉल आया। वो स्ट्रगल में था, करियर स्टक, कॉन्फिडेंस लो। और पहले मैं सॉल्यूशंस देने लगता, कंपैरिजंस करने लगता, लेकिन इस बार मैंने बस प्रेजेंस ऑफर की, साइलेंस अलाउ की। और कॉल के एंड में उसने कहा कि आज पहली बार हल्का लगा। और उस हल्केपन में मुझे सर्विस का ट्रू शेप दिखा। फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे सामने आने लगा। ड्रामेटिक अपॉलॉजी नहीं, क्लोजर स्पीच नहीं, बस लेटिंग गो एक्सपेक्टेशंस की, पुराने नैरेटिव्स की, और खासकर उस रिजेंटमेंट की जो मैंने खुद के लिए जमा कर रखी थी। ब्रेकअप की मेमोरी फिर आई, लेकिन इस बार उसमें बिटरनेस नहीं थी, बस ग्रैटिट्यूड थी कि उस रिलेशनशिप ने मुझे मिरर दिखाया। और मिरर्स अनकंफर्टेबल होते हैं, लेकिन नेसेसरी होते हैं। ऑफिस में एक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुआ, अपॉलॉजी आई, अपॉलॉजी एक्सेप्ट हुई, और उस एक्सेप्टेंस में ईगो लूज नहीं हुआ, बल्कि पीस गेन हुआ। और पीस अब प्रायोरिटी बन चुका था। पेरेंट्स के साथ बैठकर मैंने नोटिस किया कि मैं अब उनकी बातों में इंटरप्शन कम करता हूं, लिसनिंग ज्यादा करता हूं। और लिसनिंग इटसेल्फ एक फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट है, और रिस्पेक्ट रिलेशनशिप को हील करता है। मॉर्निंग साइलेंस में बैठकर मैंने ग्रैटिट्यूड के साथ फॉरगिवनेस भी प्रैक्टिस करना शुरू किया। कोई लिस्ट नहीं, बस एक इंटेंशन कि आज मैं किस रिजेंटमेंट को कैरी नहीं करूंगा। और इंटेंशन अलोन सरप्राइजिंगली पावरफुल निकला। सिटी में चलते हुए मैं फेसेस नोटिस करता था, टायर्ड, होपफुल, डिस्ट्रैक्टेड, एंग्शियस। और मुझे एहसास हुआ कि हर इंसान साइलेंटली कुछ कैरी कर रहा है। और इस अवेयरनेस ने जजमेंट को कंपैशन में बदल दिया। नोटबुक में मैंने लिखा कि कंपैशन वीकनेस नहीं है, कंपैशन क्लैरिटी का साइन है, और क्लैरिटी ईगो को डिसोल्व कर देती है। एक डे ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क आया, बिना रिकॉग्निशन के, और मैंने कॉन्शियसली रिजेंटमेंट बिल्ड नहीं होने दी, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि फेयरनेस लाइफ का प्रॉमिस नहीं है, इंटेग्रिटी लाइफ का ऑप्शन है। इवनिंग्स अब लाइटर लगने लगी, नॉट बिकॉज प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम्स आइडेंटिटी नहीं रही,
प्रॉब्लम्स बस एक्सपीरियंसेस बन गई। एक नाइट बालकनी में खड़े होकर मैंने सिटी लाइट्स देखी और इस बार लाइट्स मुझे ह्यूमन एफर्ट की तरह लगी। हर लाइट कोई ना कोई कोशिश, और उसी अवेयरनेस में ग्रैटिट्यूड डीपन्ड। मैंने रियलाइज किया कि लेगेसी का मतलब लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे नहीं होता। लेगेसी का मतलब लोग अपने बारे में कैसा फील करेंगे मेरे साथ टाइम बिताने के बाद। और ये थॉट क्वाइटली लाइफ ऑल्टरिंग था। सर्विस अब बर्डन नहीं था, सर्विस डायरेक्शन था। एक सटल कॉम्पास जो डिसीजंस को गाइड करता था बिना नॉइस के। और इसी डायरेक्शन के साथ मेरी जर्नी अंतिम फेज में जाने वाली थी, जहां सब लेसन्स इंटीग्रेट होने वाले थे, जहां क्वेश्चन फिर से वही था, लेकिन टोन बदल चुकी थी कि जब मैं जाऊंगा तो कौन रोएगा नहीं, बल्कि ये कि जब मैं यहां हूं तो कौन थोड़ा कम अकेला फील कर रहा है।